हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं द लिविंग वर्ड फ्रॉम क्लास 11th। द लिविंग वर्ड जो चैप्टर है वो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि लाइफ क्या होती है और उसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखेंगे। लगभग 15 कैरेक्टर्स हमारे हैं जिनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेट्स बिगिन। व्हाट इज लाइफ? Life is a unique complex organization of a molecule that express itself through the chemical reactions which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. Let's look what are the characters of living being. First one is cellular structure. It is the defining property of a living being. Each living organism having one or more cells. यह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की और ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वन और मोर शेल्स। ठीक है, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक या एक से अत्यधिक शेल्स होती हैं। दीज शेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म और ये सेल प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई होती हैं। एंड दीज प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड द लिविंग मैटर और इसी प्रोटोप्लाज्म को हम लोग लिविंग मैटर कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एंड द सेलुलर स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन वायरसेस और वायरसेस में प्रोटोप्लाज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। कीप इन माइंड मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक होता है जो कि इसमें से आता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अभी मैंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज इन लिविंग मैटर जो कि वायरसेस में नहीं पाया जाता। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। It is a sum total of all chemical reactions occur in an organism. जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होती है जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन और भी जितनी प्रोसेस होती हैं, जो भी केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो सभी के सभी हमारे मेटाबॉलिज्म में आती हैं। मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड मेटाबॉल से आया है जिसका मतलब होता है चेंज यानी कि परिवर्तन। इट इज़ एन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग बींग्स और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग की। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या डिफाइनिंग फीचर है लाइफ का। सो सेलुलर स्ट्रक्चर जैसा कि अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, दूसरी हम लोग पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा आर ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हम लोग की ग्रोथ होती है, हम लोग मूव करते हैं, हम लोग में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है हम लोगों का, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन एंड एक्सेट्रा। इन विट्रो द रिएक्शन इज लिविंग बट द थिंग इज नॉन लिविंग। जो ये रिएक्शन होती है वो लिविंग होती है बट जो थिंग होती है वो नॉन लिविंग होती है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जैसा नाम वैसा काम, बिल्डिंग अप रिएक्शन जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये कुछ बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म के नाम से इसे हम जानते हैं, जिसका काम होता है तोड़ना, ब्रेक करना। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एनाबॉलिज्म में एग्जाम्पल आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि पेड़ अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लेते हैं और सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं, वाटर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो फूड बनाते हैं और फिर प्लांट की बॉडी के हर पार्ट में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। सो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर बड़ी चीज़ बना रहे हैं। तो सिंथेसिस रिएक्शन है ना, इसलिए इसे हम लोग एनाबॉलिज्म में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म जैसा हमने बताया कि ब्रेक डाउन रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का जो भी हमने फूड लिया है उसका ब्रेक होता है। डाइजेशन, इसमें भी ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्शन बाय द एंजाइम और कैटलिस्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है
देखते हैं। ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज, इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ जो है वो एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है जो एक बार हो जाती है तो दोबारा हटती नहीं। ग्रोथ इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल, अब मास में ग्रोथ होती है, ठीक है। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इट्स मास बाय सेल डिवीजन। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ जो है सेल डिवीजन के थ्रू होती है। In plant, growth continuous through the life as they have meristematic areas where the cell division occurs regularly. प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूसली होती है जब तक उनकी लाइफ होती है, क्योंकि उनके मेरिस्टेमेटिक एरियाज में सेल डिवीजन रेगुलरली होता रहता है। In animals, in case of animals, growth occurs up to a certain age. After the growth shell divide only up to replace worn out and lost cells, ठीक है। मतलब कि कहने का है, इनका मतलब ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सर्टेन एज तक की जो ग्रोथ होती है वो होती है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि इनमें सेल डिवीज़न बंद हो जाता है। सेल डिवीज़न होता है, लेकिन जब हमें चोट लगती है तो वही सेल्स जो हमारे मतलब भर जाते हैं वो इसी की वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रोथ होती है। तो जब हमें वुंड यानी कि चोट लगे या फिर कोई सेल लॉस हो जाए तो वहाँ पर ये काम होता है इसका। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू होती है। सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। अब सेल डिवीजन और ग्रोथ दोनों ही मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों ही सिनोनिमस हैं किसके लिए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। उनमें सेल डिवीजन होना, ग्रोथ होना दोनों ही सिमिलर टर्म कहलाते हैं। In higher plants and animal, growth and reproduction is mutually exclusive event। और हायर प्लांट एंड एनिमल में बात करें तो ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। In living organisms, so internal growth due to the addition of material and the formation of cell inside the body is known as intussusception। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है ड्यू टू द एडिशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल, और सेल का बनना जिससे ग्रोथ उनकी होती रहती है इनसाइड द बॉडी, जिसे हम लोग इंटूससेप्शन कहते हैं, जो कि लिविंग में होता है। ड्यू टू द एडिशन ऑफ मटेरियल सिमिलर टू देयर आउटर सरफेस इज नोन एज एक्रीशन। और अगर वहीं किसी सरफेस पर कोई चीज़ ऐड हो रही है, किसी मटेरियल का एडिशन हो रहा है किसी भी सरफेस पर, तो उसे हम कहते हैं एक्रीशन। एक्रीशन जो होता है वो नॉन लिविंग में होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एंड एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो होते हैं यार कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर, जो कि लिविंग मैटर के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस जो होते हैं आर नॉन लिविंग मटेरियल फॉर्म्ड बाय सेल्स विच बिकम कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यूज, जैसे कि सेल वॉल, फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, बोन मैट्रिक्स। In condition when the anabolism and catabolism are equal, then no growth occur। कभी कभी क्या होता है कि जो एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म है वो इक्वल हो जाते हैं, तब ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ अकर्स व्हेन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म आर एक्सीड टू ईच अदर। मतलब जब एनाबोलिज्म एक्सीड करेगी कैटाबोलिज्म से तब ग्रोथ होगी, और जब कैटाबोलिज्म एक्सीड कर जाती है एनाबोलिज्म से तब डी ग्रोथ हो जाती है, जिसे हम लोग निगेटिव ग्रोथ कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड। लाइफ अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही जैसे को जन्म देना। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। जीने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ तो है नहीं रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाईपेरेंटल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईपेरेंटल होता है। मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस म्यूल्स, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ।
जैसा कि अभी हम 4 कैरेक्टर पढ़े, तो हमने पहला कैरेक्टर सेलुलर स्ट्रक्चर देखा था जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। मेटाबॉलिज्म देखा था, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। ग्रोथ पढ़ा, वो नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। रिप्रोडक्शन पढ़ा, वो भी नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंसियसनेस। कंसियसनेस, it is awareness of the surrounding and respond to the external stimuli. Plant do not have any sophisticated sense organ. प्लांट के पास कोई सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन नहीं होते। अब कंसियसनेस जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारे सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उसको लेकर, हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट, हमारे साथ क्या हो रहा है, आसपास कैसा माहौल है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स होता है उसी को हम लोग कंसियसनेस कहते हैं। जैसे कि ठंडी में ठंड लगना, गर्मी में गर्म लगना, ठीक है। प्लांट के पास कोई सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन नहीं होते, जैसे कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ईयर, आई, ये सारी चीज़ें, वो इनके पास नहीं होती। फोटो पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर टू लाइट, लाइट को मतलब एब्जॉर्ब करने का जब तक समय होता है प्लांट के पास, उसे फोटो पीरियड कहते हैं। कंसियसनेस इज सेड टू बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंसियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये बताया जा रहा है। इफ अ पर्सन इन कोमा देन हिज और हर ब्रेन इज डेड, बट द पर्सन इज लिविंग और नॉन लिविंग इज नॉट ईजी टू से, बट द सेल्फ कंसियसनेस इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंसियसनेस, ध्यान देना, कंसियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बट सेल्फ कंसियसनेस नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर पे पहुँचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ एन डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू अ स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट which are arranged in a orderly manner. Due to the presence of organization, a living being is said to be a organism. क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें हार्ट, लीवर, किडनी और जो भी हमारा जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे, उनका जो अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब कि यहाँ पे किडनी होगा, यहाँ पे हार्ट होगा, यहाँ पे लीवर होगा, सो वो जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा नहीं था, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और उससे बनता था क्या? ऑर्गेनिज्म। सो वही कहलाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर पर पहुँचते हैं जो कि हमारा है एनर्जी। एनर्जी इज नीडेड टू बी डू एनी एक्टिविटी। एनर्जी इज केम फ्रॉम फूड। एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें खाने से मिलती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का प्रयोग क्या होता है? तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि हमें फूड से मिलती है। होम्योस्टैसिस क्या होता है? It is an favorable internal environmental suitable for the functioning of the body organism in every living being. It is present in each cell of multicellular organism. जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी प्रत्येक सेल में ये जो फीचर है वो प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी हमें चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है और उस ब्लड को क्लॉट किया जाता है। तो क्लॉटिंग जो करते हैं वो सेल्स हमारे फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये सब आपने नाम सुने होंगे, तो उन्हीं का काम होता है। अब जो होम्योस्टैसिस होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट कराना। वेरिएशन मतलब विभिन्नता, अंतर, चेंज मीन्स चेंज, डिफरेंस विद टाइम, समय के साथ परिवर्तन होना। एडॉप्टेशन, नेक्स्ट कैरेक्टर एडॉप्टेशन है हमारा। यूजफुल inheritable change in form, functions and behavior which enables an organism to adjust well and successfully in the environment. An organism is considered best adaptation to an environment when it possesses inherited traits that enhance its survival and breeding in that environment. हीलिंग एंड रिपेयर, नेक्स्ट कैरेक्टर हीलिंग एंड रिपेयर आता है। लिविंग बीइंग कैन रिपेयर एंड हील द ब्रोकन एंड इंजर्ड पार्ट्स। हम जो लिविंग बीइंग होते हैं उनको चोट लग जाती है या फिर घाव पड़ जाते हैं, जो भी इंजरी हो जाती है, ज़रा सा भी चोट लगे या बहुत ज़्यादा
हाथ पैर टूट गए, तब भी क्या होता है कि वो ईज़िली हमारा मतलब कुछ समय बाद रिपेयर हो जाता है। यही कैरेक्टर है लिविंग बीइंग में कि मतलब हमारी चोटें जो हैं, जो भी चोट हमें लगती है, जो भी इंजरी होती है, वो भर जाती है धीरे धीरे समय के साथ। डिस्पोजल एंड वेस्ट, नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्पोजल एंड वेस्ट आता है। वेस्ट जनरेट बाय लिविंग बीइंग्स आर रेगुलरली डिस्पोज ऑफ, जो भी हम लोग कूड़ा कचरा जो भी करते हैं, जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं, उसको हमने जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहिए रेगुलरली, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी हानिकारक होगा अगर हम लोग ऐसा न करें तो। अब आता है मूवमेंट। लिविंग बीइंग शोज मूवमेंट, लिविंग बीइंग मूवमेंट शो करते हैं। अब ये तो डिफाइनिंग मतलब ये तो हम जब लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस बनाते हैं तो उसमें बताते नहीं है कि जो लिविंग होते हैं वो मूव कर सकते हैं अपने आप, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो मूव नहीं कर सकते अपने आप, ठीक है। तो ये तो हम लोग प्रॉपर्टी में बताते हैं। तो जो मूवमेंट होती है वो दो तरीके से होती है, इनविजिबल मूवमेंट और विजिबल मूवमेंट। इनविजिबल मूवमेंट जिसे हम देख नहीं सकते, विजिबल मूवमेंट जिसे हम देख सकते हैं। अब प्लांट की ग्रोथ होती है बट वो इतना लॉन्ग टाइम लेता है, जिसे हम जो है नोटिस करते हैं तो देखते हैं कि भाई प्लांट की ग्रोथ हुई, इतने दिन पर इतनी ही ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये इतने साल बाद ये प्लांट मैंने देखा था इतने साल पहले और अब मैं देख रही हूँ तो वो इतना बड़ा प्लांट हो गया। सो वो जो है वो भी एक तरीके का ग्रोथ या फिर आप कह सकते हो डेवलपमेंट या फिर कह सकते हो मूवमेंट है। एजिंग, इट इज़ एन प्रोग्रेसिव डिक्लाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एजिंग क्या है, जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बच्चे से अडल्ट हुए, अडल्ट से यूथ हो गए, फिर उसके बाद हम लोग मतलब ऐसे ही अडल्ट होंगे, ठीक है। तो हम लोगों की एजिंग इसे ही कहते हैं। सो एजिंग में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। धीरे धीरे हम बच्चे से थोड़ा सा बड़े होते हैं, थोड़े बड़े से फिर और बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी एज के हिसाब से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। स्टडी ऑफ एजिंग को हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं। और एजिंग स्टार्ट बिफोर द बर्थ, जन्म से पहले ही हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल एजिंग कहते हैं। डेथ, इट इज़ एन अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ अ फंक्शनल लाइफ, जो हमारा जीवन है उसमें एक अल्टीमेट टर्मिनेशन की तरह ये काम करता है। स्टडी ऑफ डेथ इज नोन एज थैनेटोलॉजी। जैसे कि एजिंग की स्टडी को जेरेंटोलॉजी कहते हैं, वैसे ही डेथ की स्टडी को थैनेटोलॉजी कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो व्यक्ति आया है उसकी डेथ होनी ही है। अब डेथ जो होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, क्लिनिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ कब होती है, जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, जब पल्स डायलेट करना स्टॉप हो जाती है, पंप करना मतलब, और जब पीपल डायलेट करना स्टॉप कर देते हैं, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, क्लिनिकल डेथ। लेकिन बायोलॉजिकल डेथ कब कहलाती है, इट रिवर्स टू द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो बायोलॉजिकल डेथ कहलाती है। ये चार तरीके की होती है, पेलौर मृत, लिवौर मृत, एल्गौर मृत, रिगौर मृत, ठीक है। तो पेलौर मृत क्या होती है, इट इज़ एन पेलनेस विच हैपन्स आफ्टर डेथ। मरने के बाद जब हमारा शरीर जो होता है वो पेनलेस हो जाता है, पेलनेस, ठीक है। लिवौर मृत, सिटिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी, बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करेगा नीचे, बॉडी मतलब लोअर पोर्शन में सारा ब्लड जो है वो सिट होना शुरू कर देगा। एल्गोरमेथ, रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। हमने देखा होगा डेथ बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। रिगोरमेथ, मसल्स इंटरिंग अ प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जो मसल हो जाती हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, फूल जाती हैं, अकड़ जाती हैं। With in duration of a clinical death and the biological death, internal organs can be transplanted, example liver, kidney, etc. जो हमारी क्लिनिकल डेथ है और बायोलॉजिकल डेथ है, इन्हीं के बीच में हम लोग लिवर, किडनी, इन सभी जो भी इंटरनल ऑर्गन है उनका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद नहीं कर सकते क्योंकि उनका फंक्शन ही बंद हो जाएगा ना, इस वजह से।
तो ये जो हमारे 15 पूरे टोटल कैरेक्टर्स थे वो हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग है और सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉन डिफाइनिंग है, रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन नॉन डिफाइनिंग है, एनर्जी नॉन डिफाइनिंग, होम्योस्टैटिस जो है वो भी नॉन डिफाइनिंग, वेरिएशन नॉन डिफाइनिंग। ये सब मतलब ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं तो इनको नहीं बता रहे। फिर हम लोग पहुँचते हैं एजिंग, डेथ, ये सब इनकी इतनी बात नहीं कि डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है। बट आपके जो ये आगे के कैरेक्टर हैं जैसे कि हमने बताया सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म ये और कॉन्शियसनेस, ये सभी जो है डिफाइनिंग फीचर हैं और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है। बस इतना याद रखना है क्योंकि ये मेन फीचर हैं, यही पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बाकी ये जो कैरेक्टर्स हैं हमने आपको बता दिया। ये लिविंग वर्ड का जो स्टार्ट है वो इन्हीं कैरेक्टर से स्टार्ट है। तो हमने सारे 15 कैरेक्टर्स की बात कर ली है। अगला हम लोग बात करेंगे जब, तो वो बायोडाइवर्सिटी पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।